सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। लास्ट लेक्चर में हमने अलाउंसेस की बात करी थी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अलाउंसेस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को उसकी जो सेवा की शर्तें होती हैं उनके तहत जो है, या फिर उसको जो वो काम कर रहा है कर्मचारी, उस काम की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, या कि कर्मचारी की किन्हीं विशेष रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। जो भत्ते होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी है आपकी फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस, यानी कि पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। दूसरी तरह के जो भत्ते होते हैं वो होते हैं आंशिक कर मुक्त भत्ते। आंशिक कर मुक्त भत्ते मतलब जिनका कुछ हिस्सा कर मुक्त होता है और बाकी का कर योग्य होता है। और तीसरी तरह के जो भत्ते होते हैं वो होते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी कि पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो आज हम बात करेंगे पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस के बारे में और फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में, क्योंकि हम ए पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बी और सी हम आज बात करेंगे इनके बारे में। तो बी पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस, आंशिक कर मुक्त भत्ते। तो आंशिक यानी कि पार्टली, यानी कि कुछ हिस्सा कर मुक्त और कुछ हिस्सा कर योग्य। तो ये किस आधार पर कुछ हिस्सा हम कर मुक्त करेंगे, ये अलग अलग भत्तों के लिए अलग अलग तरीक़ों से ज्ञात किया जाता है, या फिर अमाउंट्स इनकी पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। तो देखिए कौन कौन से भत्ते आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं। इनमें पहला इम्पॉर्टेंट भत्ता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। इसको हम शॉर्ट में HRA भी कह देते हैं। आपने सुना भी होगा HRA। तो HRA क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। इसके लिए कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता 3 राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है उस राशि की सीमा तक कर मुक्त माना जाता है। अब ये कौन सी 3 राशियां हैं या कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनकी हमें तुलना करनी है? पहला पॉइंट है प्राप्त वास्तविक राशि, यानी HRA की जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई है उसे आप फर्स्ट पॉइंट में रखेंगे। सेकंड पॉइंट में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, और तीसरे पॉइंट में वेतन का 40% या 50%। ये 40 या 50 क्यों है, अभी मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो आपको क्या करना है? प्राप्त वास्तविक राशि, दूसरा चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, और तीसरे पॉइंट में वेतन का 40 या 50%, जैसी भी स्थिति होगी। इन तीनों में से जो वैल्यू, जो अमाउंट सबसे कम होगी मकान किराया भत्ते की, वह राशि ही कर मुक्त होगी। ठीक है। इसके बारे में कुछ एक चीज़ें, कुछ एक स्पष्टीकरण है जो नीचे मैंने कुछ 4 बिंदुओं में लिख रखे हैं। वेतन से यहाँ क्या मतलब है कि वेतन का 40 या 50% या वेतन का हम 10% की बात कर रहे हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट में। वेतन से हमारा यहाँ पर मतलब है बेसिक सैलरी में आपको बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त यदि कोई कमीशन है, कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है। अगर ये है तो ये आप जोड़ लेंगे मूल वेतन में, और महंगाई भत्ते को जोड़ लेंगे। इन तीनों का योग ज्ञात करेंगे। लेकिन महंगाई भत्ता केवल उसी स्थिति में जोड़ा जाएगा जबकि वह सेवा की शर्तों के अनुसार हो। ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार है, केवल तभी जोड़ा जाएगा वेतन में, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा। तो मूल वेतन प्लस बिक्री पर कमीशन और सेवा की शर्तों के अनुसार होने पर महंगाई भत्ता, इन तीनों को जोड़कर जो वेतन आएगा उसी का हमें 10% सेकंड पॉइंट में, और थर्ड पॉइंट में 40 या 50%, जैसी भी स्थिति हो। ठीक है। इसके बाद HRA की कर मुक्त राशि की गणना केवल उसी पीरियड के लिए की जाएगी जिस पीरियड के लिए करदाता किराए के मकान में रहा हो। तीसरा बिंदु यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि यदि जो करदाता है वो खुद के मकान में रहता है तो फिर HRA की कोई भी राशि कर मुक्त नहीं होगी। और चौथे पॉइंट में जो ऊपर हम बात कर रहे थे 40 या 50%, तो देखिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में तो वेतन का 50% आपको लेना है, और यदि अन्य किसी शहर की बात हो रही है तो फिर आपको वेतन का 40% लेना है। तो जैसी भी स्थिति हो,
दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई है तो आपको थर्ड पॉइंट में वेतन का 50% लेना है, और अन्य किसी शहर होने की स्थिति में आपको तीसरे पॉइंट में वेतन का 40% रखना है। तो ये आपका था HRA, मकान किराया भत्ता। दूसरा है यहाँ पर मनोरंजन भत्ता या एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस से आशय है ऐसे भत्ते से जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को ग्राहकों के एंटरटेनमेंट पर खर्च करने के लिए दिया जाता है। इस भत्ते की पूरी अमाउंट को पहले हम ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देते हैं। एक बार इसको आप ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दो, उसके बाद जब हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस देंगे तो वहाँ इसकी हम डिडक्शन या कटौती स्वीकृत करेंगे। तो इसकी जो कटौती है, ये बात ध्यान देने की है, इसको ध्यान से सुनिए। ये कटौती केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ या कि निजी कर्मचारियों को इस भत्ते की कोई कटौती नहीं मिलती। और कटौती मिलती कितनी अमाउंट की है? जैसे अभी हमने ऊपर HRA के लिए बात की थी 3 अमाउंट में से सबसे कम, वैसे यहाँ भी 3 अमाउंट्स हैं जिनमें से सबसे कम राशि की छूट मिलती है। ये 3 अमाउंट्स कौन सी हैं? पहला, वास्तविक प्राप्त एंटरटेनमेंट अलाउंस की राशि, दूसरा मूल वेतन का 20% और तीसरा 5,000 रुपये। इन तीनों में से जो भी राशि सबसे कम होगी उसी राशि की छूट प्रदान की जाएगी। वेतन से यहाँ पर क्या मतलब है? वेतन में केवल मूल वेतन को ही आपने इंक्लूड करना है। यहाँ महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे वो सेवा की शर्तों में हो या फिर नहीं। केवल यहाँ हम मूल वेतन की ही बात करेंगे। और इस कटौती को देते समय जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनको हम ध्यान में नहीं रखते, यानी कि जो वास्तव में खर्चे हुए हैं एंटरटेनमेंट पर ग्राहकों के, उन्हें हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करते। तीसरा है शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस। ये लगभग हर क्वेश्चन में ही आ जाता है। शिक्षा भत्ता या छात्रावास भत्ता, ये दोनों इंपॉर्टेंट भत्ते हैं। तो शिक्षा भत्ता जो है बच्चों के लिए, कर्मचारी के बच्चों के लिए दिया जाता है, उनकी शिक्षा के लिए। ये भत्ता 100 रुपये पर मंथ पर बच्चा, 100 रुपया पर मंथ जितने बच्चे हैं उसके, लेकिन अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही कर मुक्त होता है। ये बात ध्यान दीजिए। यदि उसके 3 बच्चे हैं तो उसको मिला तो 3 बच्चों के हिसाब से होगा, लेकिन जो एग्जाम्पशन दी जाएगी वो केवल 2 बच्चों के लिए ही दी जाएगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, शिक्षा भत्ता 100 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा, लेकिन अधिकतम 2 बच्चों तक ही कर मुक्त होता है। ठीक है। फिर है छात्रावास भत्ता। छात्रावास भत्ता भी शिक्षा भत्ते के ही प्रकार होता है। हॉस्टल अलाउंस है। ये जो भत्ता है कर्मचारी के बच्चों के हॉस्टल के खर्चों की पूर्ति के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ये भत्ता 300 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा, लेकिन अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही कर मुक्त होता है। यदि एम्प्लॉय के ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको मिल तो उन सब बच्चों के लिए रहा होगा, लेकिन हमें जो उसकी एग्जाम्पशन देनी है, जो कटौती देनी है, वो हमें छूट देनी है, जो छूट देनी है वो हमें केवल 300 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही ऐसी छूट देनी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र भत्ता, यानी कि ट्राइबल एरिया अलाउंस। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 9 राज्यों में ये मिलता है। 200 रुपया पर मंथ तक ये कर मुक्त होता है। शेष राज्यों में पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, कर योग्य होता है। अगला है आपका परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो भत्ता है ये नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को घर से ऑफिस आने जाने के लिए दिया जाता है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो अंधे, गूंगे, बहरे या फिर शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए ही ये कर मुक्त होता है, वो भी 3200 रुपये प्रति माह तक। अन्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से कर योग्य होता है। फिर है अगला कोयला खनन कार्य भत्ता, अंडरग्राउंड कोल माइन अलाउंस। ज़मीन के जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये 800 रुपया पर मंथ तक कर मुक्त होता है। नेक्स्ट है यातायात संचालन भत्ता, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। ये भत्ता यातायात संस्थाओं में जो काम कर रहे होते हैं उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि व्हीकल्स को, वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य में संलग्न हैं। ये भत्ता इस दौरान उनके पर्सनल एक्सपेंसेस की पूर्ति के लिए दिया जाता है। इस भत्ते में हमें कितना कर मुक्त करना है? उसके लिए देय राशि का 70% या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, दोनों में से जो भी कम हो उतनी ही राशि हमें कर मुक्त करनी है। अगला है कंपोजिट हिल्स कॉम्पनसेटरी अलाउंस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता।
ठीक है। इसमें है आपके पास ये जो अलाउंस है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राशि इसकी कर मुक्त होती है। 300 से 7,000 रुपये पर मंथ इसकी रेंज है। जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में 7,000 रुपये प्रति माह ये कर मुक्त होता है। 9,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में 800 रुपये प्रति माह। इसके अंदर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। और तीसरा इसमें है ये समुद्र तट से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जो कि ऊपर ए और बी में नहीं आते, उनमें ये 300 रुपये प्रति माह कर मुक्त होता है। तो जो इसकी रेंज है 300 से 7,000 है। अगला है 10वां पॉइंट आपके सामने, कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। ये भी कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में मिलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, मणिपुर और नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में काम करने पर ये अलाउंस 2,600 रुपया प्रति माह तक कर मुक्त है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट भत्ते हैं, जिनमें से ये जो शिक्षा भत्ता है या छात्रावास भत्ता है या फिर मनोरंजन भत्ता है या HRA है, ये जो भत्ते हैं कुछ या ट्राइबल एरिया अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भत्ते लगभग हर क्वेश्चन में ही हमारे पास हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में। और इन्हें हमें सबको याद करना पड़ेगा कि किस भत्ते की कितनी अमाउंट या कितनी राशि कर मुक्त होगी, उसी के अनुसार क्वेश्चन में हम इसकी छूट देंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में, जो कि तीसरा पॉइंट है अलाउंसेस के अंदर, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं कुछ ये 19 भत्ते हैं लगभग। तो इनमें महंगाई भत्ता या कि डियरनेस अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता यानी सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस, नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, प्रॉक्टर भत्ता या प्रॉक्टरशिप अलाउंस, वार्डन अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता या डेपुटेशन अलाउंस, परियोजना भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस, अधिसमय यानी कि ओवर टाइम अलाउंस, अंतरिम राहत इंटरिम अलाउंस या इंटरिम रिलीफ है ये, इंटरिम रिलीफ, देन टिफ़िन अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लंच अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कठिन कार्य यानी हार्ड ड्यूटी अलाउंस, दूरभाष, टेलीफोन अलाउंस, गार्ड भत्ता और सुरक्षा या सिक्योरिटी अलाउंस। तो ये जो 19 भत्ते हैं, ये सारे की सारी अमाउंट इनकी कर योग्य होती है और करदाता की वेतन की आय में पूरी की पूरी राशि जोड़ी जाती है, क्योंकि इसमें से कुछ भी कर मुक्त नहीं होता। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के भत्तों के बारे में बात की। पहले पूरी तरह से कर मुक्त, दूसरे आंशिक रूप से कर मुक्त और तीसरे पूरी तरह से कर योग्य। तो इन सब भत्तों को हमें की अमाउंट्स और इनकी जो स्थिति है उन्हें हमें उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा भत्ता किस कैटेगरी में आता है, और अगर वो आंशिक रूप से कर मुक्त है तो उसकी कितनी राशि कर मुक्त होगी। तो ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आज आप इन सभी अलाउंसेस को एक बार देखेंगे, अच्छे से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मौद्रिक वेतन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वेतन हेड के अंदर टैक्सेबल या कर योग्य वेतन हेड के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।